अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आगाज किस्त में अर्तुगरुल और तमाम सिपाही बरके खान से मिलने के लिए समंदर के किनारे पहुंचते हैं। इतने में उन्हें सामने से एक कश्ती नजर आती है और वहां पहले से बरके खान का आदमी मौजूद होता है। अर्तुगरुल जरूरी सलाम दुआ के बाद उससे पूछते हैं कि ये कितने दिन का सफर होगा। वो आदमी कहता है कि आप बरके खान की शिकारगाह साहिल के नजदीक है और हम बगैर रुके जाएंगे। हम सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। वहां आपके लिए घोड़ों का इंतजाम किया जा चुका है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहते हैं कि 2 सिपाही घोड़ों के पास छोड़ दो, हम सफर के लिए तैयार होकर निकलेंगे। इतने में सामने से कश्ती भी पहुंचने वाली होती है। इसके बाद मंजर पलटता है और अमरुलू कबीला में इलबिल्गे सिरमा की जासूसी के बाद वापस पहुंचती है। सिरमा अपने सिपाहियों को जरूरी हिदायत दे रही होती है। इलबिल्गे उन्हीं सिपाहियों को रोक के पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्या चल रहा है। सिपाही कहते हैं कि कुछ नहीं इलबिल्गे, हमारी पहले ही वाली जिम्मेदारी है इलबिल्गे खातून, परेशानी की कोई बात नहीं। इलबिल्गे कहती है कि सिरमा खातून ऐसे ही किसी बात के लिए इतना पुरजोश नहीं होती। सिपाही कहते हैं कि हम कल एक तिजारती काफले को खुशामदीद कहेंगे इलबिल्गे। इलबिल्गे सोचती है कि तिजारती काफला क्या ये सोच रही है कि मैं इस झूठ पर यकीन कर लूंगी। मैं जानती हूँ कि इस खेल को कैसे खेलना है। इसके बाद काई कबीला में रात का मंजर दिखाया जाता है। कुंदुगदू ताशकुन से मिलकर वापस आते हैं और अपने सरदारों को बताते हैं कि हमें ताशकुन का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ इलबिल्गे भी मौजूद होती है। तुर्गुत कहते हैं कि उसने हमें सल्तनत के महसूलात के बारे में फरमान दिखाया और वो जल्द ही महसूलात इकट्ठा करना शुरू कर देगा। आरतू कहते हैं कि इसने ना सरदारी की और ना फराइज की परवाह की, वो हमें अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इलबिल्गे कहती है कि ताशकुन साहब की सरदारी पहले से ही तय कर दी गई है, जाहिर है कि वो अपनी हद पार करेगा। हमें जानना होगा कि इसको ये जुर्रत कौन दे रहा है और मैं यहाँ आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ। अम्मा हाइमा कहती है कि मेरी बेटी, क्या तुम्हें कबीले में किसी पर कोई शक है? इलबिल्गे कहती है कि मुझे सिरमा पर शक है अम्मी जान, ये ऐसा काम नहीं जो ताशकुन साहब अकेले कर ले, लेकिन मुझे डर है कि सिरमा कुछ लोगों से मिलकर काम कर रही है जिन्हें हम नहीं जानते। आज सिरमा खुफिया तौर तरीके के साथ एक आदमी से मिली। तुर्गुत कहते हैं कि वो कौन है, क्या आप उन्हें जानती हैं? इलबिल्गे कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। वो गदागर की भेष में कबीले आया, फिर वो सिरमा को बेबोलात की कब्र के पास लेकर गया। आज तो कहते हैं कि वो एक जासूस है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या वो इससे पहले भी कभी कबीले आया? इलबिल्गे कहती है कि मैंने इससे पहले कभी इसको नहीं देखा, इसलिए हमें इसे जल्द ढूंढना होगा। वो सिर्फ उमर कबीले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है, इसीलिए मैं आपसे मदद लेने के लिए यहाँ आई हूँ। अम्मा हाइमा कहती है कि फिक्र ना करो मेरी बेटी, तुम्हारा मसला हमारा मसला है। तुर्गुत कहते हैं कि अल्लाह की मदद से हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होंगे इलबिल्गे। कुंदुगदू कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई शवाहिद हैं? इलबिल्गे कहती है कि सिरमा ने कुछ सिपाहियों को हुक्म दिया। उस आदमी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कल कोई कारवान आ रहा है जिसका वो इस्तकबाल करेंगे, लेकिन कल कोई कारवान नहीं आ रहा। ये शायद इस आदमी के कहने पर हुआ। तुर्गुत कहते हैं तो फिर कल हम उमर कबीले के गिर्द गश्त को बढ़ा देंगे, हम सिपाहियों के निकलने पर इनका ताकुब करेंगे। इतने में मलिक शाह अंदर आता है, उसके साथ ताशकुन का आदमी भी मौजूद होता है। वो कहता है कि कुंदुगदू साहब, मुझे इस खत के साथ यहाँ भेजा गया है। कुंदुगदू उस खत को पढ़ते हैं और इलबिल्गे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ऐन उसी वक्त मंजर पलटता है। ताशकुन सिरमा से पूछता है कि तुम आज इधर नहीं थी, कहाँ गई थी? सिरमा कहती है कि हमारे दोस्तों ने खबर भेजी थी, मैं वहाँ जानने गई थी कि वो क्या चाहते हैं। ताशकुन कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में तजस्सुस है कि वो कौन है। सिरमा कहती है कि तजस्सुस अच्छी चीज नहीं ताशकुन, बस इतना जानने के उमर कबीले की सरदारी मेरी और इनकी वजह से आपको मिली। ताशकुन कहता है कि मुझे हर चीज के बारे में खबर है सिरमा, वो क्या चाहते हैं मुझे बताओ। सिरमा कहते हैं कि उन्हें हमसे सिपाही चाहिए उनकी मदद के बदले, और वो इसकी मदद के बदले इनाम भी देंगे, जिसका मतलब है कि बहुत सारा सोना। मंजर वापस काई कबीला में लेकर जाता है। कुंदुगदू कहते हैं कि मेरा बेटा मंगोलों के साथ जंग कर रहा है, दुमदार उसके पीछे गया है, हालात बहुत बुरे हैं वालिदा। ये बात सुन के सलजान भी परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि अल्तिकिन मंगोलों ने मेरा एक बेटा मुझसे छीन लिया है।
अब मेरा दूसरा बेटा छीनेंगे। कुंदुगदू और अम्मा हाइमा कहती हैं कि सब्र करो खातून, वो अभी कैदी नहीं बना, लेकिन हमें इसकी कोई खबर नहीं है। दुमदार इसके पीछे गया है और तुम जानती हो कि वो इसे लिए बगैर वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें सुबह निकलना होगा। हो सकता है कि वो कबीले पर हमला कर दें, मुझे वहाँ जाना होगा। अम्मा हाइमा कहते हैं कि हम फिर से जुदा हो रहे हैं बेटा। कुंदुगदू कहते हैं कि उदास ना हो, दुमदार यहाँ आ जाएगा। अगर मैं ना भी आया वो आपको बहुत याद करता है। आर्तु कहते हैं कि हम मंगोलों के साथ बड़ी जंग के बारे में क्या करेंगे, क्या आप हमारे साथ नहीं होंगे कुंदुगदू? कुंदुगदू कहते हैं कि मैं जंग में मशरिकी जानिब से कबाइल के साथ शामिल हो जाऊंगा। दुमदार यहाँ होगा जब मैं दूर रहूंगा। वो बाहर है, मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तुर्गुत हम सुबह सवेरे निकल जाएंगे, तुम इलबिल के खातून के साथ रहना, जिसके बारे में हमने बात की इस चीज को मिलकर हल करना। इसके बाद फजर का मंजर दिखाया जाता है। अम्मा हाइमा कुंदुगदू और सलजान को अलविदा करने के लिए उनका सामान बांधती हैं। सलजान कहती है कि हमने धूप में आपका साया पाया और सर्दी में आपकी गरमाइश, हमें अपनी दुआएं दें। अम्मा हाइमा कहती है कि मेरी जमुर्द की आंखों वाली बेटी, तुम हमारे दुखों में बराबर की शरीक रही, तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तुम भी मेरे लिए दुआ करती रहना। इसके बाद कुंदुगदू उस्मान और अम्मा हाइमा से मिलकर इजाजत तलब करते हैं। अम्मा हाइमा कहते हैं कि सुलेमान शाह ने तुम्हारा नाम कुंदुगदू रखा, लेकिन तुमने कभी राहत हासिल नहीं की मेरे बेटे। इंशाअल्लाह तुम तमाम तकलीफों से निकल जाओगे और अपने कबीले में खुशी से रहोगे। इसके बाद कुंदुगदू अपना सामान उठा के रखते सफर बांधते हैं। मंजर पलटता है और अर्तुरुल साहब बरके खान की जमीन पे कदम रख चुके होते हैं। वहाँ बरके खान का आदमी कहता है कि हमने आपके लिए घोड़े तैयार कर दिए और हमने बरके खान को भी आपके आने की इतला दे दी है, वो शिकार गाह में मौजूद हैं। अर्तुरुल कहते हैं कि शुक्रिया, हम बाकी चीजों का खुद बंदोबस्त कर लेंगे। उस आदमी के जाने के बाद बमसी कहता है कि हम सालों पहले समंदर पार करके मंगोलों के पास गए थे। अर्तुरुल कहते हैं लेकिन बरके खान इन मंगोलों की तरह नहीं है, वो एक हकीकी मुसलमान है। कुंदुज कहता है कि इससे जाहिर है कि वो कलमा हक को बुलंद करने के लिए हलाकू खान से लड़ रहा है। अब्दुल रहमान भी अपना हिस्सा डालता है और कहता है वो कासिद तुरमताई जो बरके खान ने भेजा था वो तो मारा गया, क्या इसकी वजह से कोई मसला होगा? अर्तुरुल कहते हैं हम मसाइल को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं। तुरमताई की मौत एक अहम मसला है। बरके खान अजीम और आदिल होने के साथ साथ मुश्किल में भी है। इस मसले में बुरे हाथों का मुलविस होना साबित करना मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमारा फर्ज सच को पहुंचाना है, इस सच का असर करना अल्लाह का काम है। अब्दुल रहमान, चलो चलते हैं। इसके बाद वो तमाम लोग अपने अपने घोड़ों पे बैठते हैं। इसके बाद जंगल में बरके खान को शिकार करते दिखाया जाता है। वो एक परिंदे का निशाना लेता है और वो परिंदा सीधा नीचे आ गिरता है। उसका मुहाफिज कहता है कि हम तकरीबन 1 माह से शिकार पर हैं। आपने हमेशा कौवों का शिकार किया है, हालांकि यहाँ और भी लजीज जानवर हैं। बरके खान कौवे को हाथ में पकड़ के कहता है कि ये कौवा नकल करने वाला परिंदा है, ये भेड़िए की, शेर की, हत्ता के इंसान की भी नकल कर सकता है और इसका हदफ तब्दील कर देता है। ये शिकारी की आवाज निकालता है जब इसे खतरा महसूस हो। दूसरे हैवान इसकी आवाज सुन के जमा होते हैं और शिकारी को मार देते हैं और ये इस शिकारी से बच जाता है और इसका गोश्त भी खाता है। इसलिए पहले हमें इसका सफाया करना है ताकि कहीं हम ही शिकार न बन जाएं। इसके बाद बरके खान के पास कासिद आता है और कहता है कि काई कबीले के सरदार अर्तुरुल साहब यहाँ आ रहे हैं। बरके खान कहता है कि अर्तुरुल साहब कभी यहाँ न आते अगर कोई जरूरी बात ना होती। अर्तुरुल साहब को मेरे खेमे के पास लेकर आओ। बरके खान अपने मुहाफिज को कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे जब मैं इससे बात कर रहा हूँगा और इनको सजा दो जिन्होंने शिकार में गफलत की है। जो लोग शिकार नहीं कर सकते वो कल जंग क्या करेंगे। अब हम शिकार गाह के खेमों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है बंद कर दो ये गाना। हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो सुना सुना कर हमको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। ईदा ने बेबसी से लजाए अंदाज में वैन ड्राइवर से कहा जो कई 15 बार ये ही गाना लगा कर चुका था।
اس کا شاید بریک اپ ہوا تھا، جو اتنا دکھی اور شاید یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبوبوں کے سارے مسافر بھی مس کریں۔ ہیدا نے جل کر در آہستہ آواز میں سامیہ سے کہا۔ سامیہ چپ رہی، وہ چپ ہی تھی صبح سے، جبکہ ہیدا چاہتی تھی کہ سامیہ نارمل ہو۔ ان کے سامنے سے ذرا بائیں کی طرف بیٹھے ایک آواز شکل بنانے لڑکے نے نظر بھر کے ردا اور سامیہ کو دیکھا، اور ردا کو لگا جیسے اس کے تاثرات نرم پڑ گئے، کیونکہ گھنٹہ بھر سے وہ جون ایلیا جیسے تاثرات کے لیے سفر کر رہا تھا۔ ردا کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ ڈرائیور نے گانا بدل دیا اور آفرین لگا دی۔ یہ بھی سر درد ہی لگا اسے، کیونکہ سامنے بیٹھے لڑکے کی گھوری اس کے گانے کی شاعری کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر شیخو پورا پہنچ گئے، سفر ختم ہوا اور ردا اور سامیہ بس اسٹاپ سے رکشہ کروا کے سامیہ کے امی کے گھر پہنچی۔ سامیہ کسی بت کی طرح اسپاٹ چہرہ لیے سب سے ملی۔ اس کی حالت دیکھ کر امی پریشان سی ہو گئی۔ اس کی بھابھی، چاچی اور چھوٹا بھائی اور بہن سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے سامیہ کو؟ تم کون ہو بیٹا؟ امی نے پوچھا۔ آنٹی ابھی سامیہ کو آرام کرنے دیں، اسے اندر لٹا دیں، ردا نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جس سے امی سامیہ کے بھابھی سے کہا اسے کمرے میں لے جائے۔ پھر ردا کی طرف التجائے نظروں سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ میں سہ نہ پاؤں۔ آنٹی میں سامیہ کی نند لگتی ہوں رشتے میں، یہ شکیل بھائی کی خالہ زاد ہوں، میں ان کے شادی پر نہیں آئی تھی۔ آنٹی کا سامیہ اغوا ہو گئی تھی صبح، زخمی حالت میں اسے ایک رکشے والے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا اور آنٹی شکیل بھائی نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ردا یہ کہہ کر چپ ہوئی اور بے حس و حرکت بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سامیہ کی ماں ایک طرف کو بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ جاری ہے۔ ان کے گھر میں سوگ کا عالم تھا۔ سامیہ کی امی کے لیے ڈاکٹر بلایا گیا، وہ اب ہوش میں تھی۔ سب ماں بیٹیاں دبی دبی سسکیوں سے کبھی رو لیتی، کبھی چپ ہو جاتی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی بے بسی سے میرا منظر سے دیکھنے کو ملے گا۔ سامیہ کے چچا اور بھائی نے لاہور رابطہ کیا، شکیل کو برا بھلا کہا، مگر کیا ہو سکتا تھا، قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ سنو لڑکی، تم اسے یہاں کیوں لائی؟ کہیں یہ دارالامان میں لے جاتی یا اس کو مار دیتی، بلکہ مار تو اسے خود جانا چاہیے تھا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ یہ بات کرتے ہوئے سامیہ کے ابو نڈھال سے ہو کر بیٹھ گئے۔ انکل خدا کے لیے آپ سب نارمل ہو، حادثہ ہو جاتے ہیں یا بیٹی کو مار دیا جاتا ہے؟ انکل شکیل بھائی نے بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اندازہ ہے، مگر آپ لوگ سامیہ کے لیے حوصلہ کریں، اس کو آپ کی ضرورت ہے، پلیز انکل۔ ردا نے ہمت کر کے بات کی۔ انکل نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ وہ شکیل کتنا گھٹیا بے غیرت نکلا، اس نے اس کے درد، اس کی تکلیف سمجھنے کے بجائے اسے طلاق دے دی۔ میں نے تو اس رشتے کے حق میں ہی نہ تھی۔ چاچی نے بھی غصہ نکالا۔ آنٹی یہ سب مجھے بھی سمجھ نہیں آئے۔ ساری رات شکیل بھائی سامیہ کو ڈھونڈتے رہے، کوئی ہسپتال نہ چھوڑا، کوئی تھانہ نہ چھوڑا، وہ یہ سب کیسے کر گئے؟ شاید غصے کی وجہ سے ردا کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا، وہ چوروں کی طرح بیٹھی تھی۔ ردا سے کسی نے نہ پوچھا کہ کیسے واپس جائے گی۔ سب ایک ایک کر کے اندر کمروں سے چلے گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی بے بسی سے آگے کیا کرنا ہے سوچنے لگی کہ فون کی طرف دھیان گیا جو کچھ دیر پہلے سائلنٹ پر لگایا تھا۔ گھر بات کر کے اس نے جب سے بتایا کہ وہ سامیہ بھابھی کو چھوڑنے آئی ہے، اس کی الگ ہی کلاس لگ رہی تھی۔ خالہ نے امی کو بھی بتا دیا۔ سب اس کو اکیلے آنے پر لعن طعن کر رہے تھے۔ وہ دماغی طور پر تھک چکی تھی۔ اس نے کال لسٹ چیک کی، اتنی مزید کالز، اف میرا خدا! تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم اکیلے چل پڑی؟ تم اپنی یہ دادا گیری ہر جگہ دکھانا، بس ایک فون نہیں کر سکتی تھی کیا؟ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے ہم تمہارے؟ شاویز کی آواز سن کر جیسے سکون کی لہر اس میں دوڑ گئی۔ آپ اسلام آباد سے کیسے آتے؟
मैं क्या करती, सामने की हालत ही ऐसी थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यार तुम हसन शकील का छोटा भाई को साथ ले लेती, तुम्हें मामा का नहीं पता, पहले ही वो हमारे रिश्ते के खिलाफ है। तो जाओ, जाके माँ के पल्लों में छुपो, मेरी फिक्र ना करो, आ जाऊंगी मैं अकेली अभी। रिदा का बुधा रखती थी। बकवास बंद करो, खबरदार। जो अकेली निकली वहां से। आ रहा है हसन। एहसन घंटे तक उसके साथ आना। ईदा ने फोन बंद करते हुए सुकून का सांस लिया कि फिक्र उसे भी थी। वापसी की रात के 8 बजे रहे थे। ईदा उठी, अंदर आई। अंदर एक कमरे में सब जमा थे। एक बेड पर सामी की अम्मी लेटी थी। उसने कहा, मैंने सामी से मिलना है, तो सामी की छोटी बहन उसे कमरे में ले गई। वो साम्य के पास गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, साम्य मैं भी कुछ देर में जाने वाली हूँ। आप प्लीज हिम्मत करो, हिम्मत से जिंदगी का मुकाबला करना। हादसे हो जाते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में ही अपने पहचाने जाते हैं कि कौन है जो मुश्किल में साथ देता है, कौन छोड़ जाता है। और आजमाइशें तो अल्लाह अपने प्यारों को देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शकील भाई पछताएंगे बहुत, देखना। एकदम वो मुझे बहुत रिधा रिधा मैं खुद को बर्बाद कर बैठी हूँ। रिधा सामी ने सिसके से रोना शुरू किया। उसने आखिरी जबान खोली तो रिधा शॉक रह गई। ये आप क्या कह रही हैं सामिया, खुदा के लिए सोच कर बोलो। किसने सुन लिया तो उसने मुझे बुलाया और मैं मिलने चले गई। रिधा उसने मुझे शादी करने की सजा देनी चाहिए, उसने मुझे मारा, उसने सामने की जबान लड़खड़ाई। रिधा उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर उसने मुझे ब्लैकमेल किया। सामने ने आसमान की तरफ मुंह करके दबी दबी चीख मारी। अचानक कोई तेजी से अंदर आया। सामने को पैर दर पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। सामने की अम्मी इस पर चील की तरह झपट चुकी थी। मारने के साथ साथ कोसने देती जा रही थी। तो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, मुझे क्यों मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी की चीख बुलंदी शोर को सुनता हुआ अंदर आया। सामिया का भाई आगे बढ़ा और सामिया के बालों से पकड़कर घसीट कर मुक्के और लातें मारने लगा। साथ साथ मुंह से मुलगजात पकने लगा। रिदा से बर्दाश्त न हुआ और आगे बढ़कर चराने लगी। उसने रिदा को एक हाथ से जोर से दूर फेंका। रिदा उलटकर फर्श पर गिरी और कुर्सी का कोना उसके सर पर लगा। खून बहने लगा। सामिया की बहन भाभी और चची ने बड़ी मुश्किल से उसे साइड पर बाहर निकाल कर कमरे की कुंडी लगाई। जाते जाते सामिया का भाई बुलाया, लड़की उसे ले जाओ, कहीं भी फेंक देना, नहीं तो मैं इसकी बोटियां करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सब रो रहे थे। सामिया की भाभी ने रिदा के सर पर अपना दुपट्टा रखा के जख्म गहरा आया था। रिदा ने सामिया की तरफ इशारा किया, जिसके सर से मुंह से खून निकल रहा था, जो पर से पर्दा हालत में पड़ी करा रही थी। सब उसकी तरफ मतवजा हो चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। चची की बेटी बोली, भाई चला गया, भाई दरवाजा खोले। सामिया की चची उसकी अम्मी को लेकर दूसरे कमरे में ले गई। कुछ देर बाद गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। रिदा को लगा एहसन आया होगा। वो मुंतजिर थी कि कोई उसे कहे। बाहर से दस्तक हुई। साथ किसी ने कहा कि रिदा को लेने आए हैं। रिदा ने सामिया को भाभी के बेबसी से देखा और जाने के लिए उठी कि सामिया की बहन ने रिदा के पैर पकड़कर बोली, आप सामिया आपी को ले जाएं, ये सब लोग मार देंगे उसे, प्लीज जब हालात नॉर्मल हो जाएं तो हम ले आएंगे इसे। सामिया की भाभी ने भी इल्तिजा की कि ले जाए, उसका इलाज करा दें। आप इन सख्त दिलों को नहीं जानते, ये मार देंगे। साथ ही सामिया की तरफ इशारा है कि उसे फौरी इलाज की जरूरत थी। उसका इशारा समझकर हिदा बेबसी से बैठ गई। क्या करे क्या न करे। अचानक एक ख्याल आया। उसे शावेज का नंबर मिलाया। शावेज को सारी सूरत हाल बताई, मगर वह सामिया को साथ लाने के हक में न था। वो उसे समझाने लगा कि पराई आग में ना धकेलो खुद को। वो वापिस
रिदा के साथ। जब्त आ जाओ। जब्त ने जवाब दे दिया तो वो रोती हुई बोली, मैं सामिया को नहीं छोड़ के आ सकती। आप समझते क्यों नहीं? आप आ जाओ शावेज फौरन, प्लीज, आई नीड यू। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम लाहौर पहुंचो बस। शावेज ने झुंझलाकर कहा, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं सामिया को लेकर इस्लामाबाद आऊंगी, वो भी आपके साथ। सामिया को हॉस्पिटल लेकर जाना है, कुछ करो खुदा के लिए, रिदा ने कहा। शावेज खामोश रहा, फिर रिदा बोली, कुछ लम्हे चुप रहकर बोला, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग किसी नजदीक के अस्पताल पहुंचो, मैं एहसन से राब्ते में रहूंगा। और ओके, और सुनो, फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। रिदा ने पुरसुकून होकर कॉल बंद की, बड़ी चादर सामिया के गिर्द लपेटी। भाभी ने किचन वाली साइड का दरवाजा खोला और सामिया को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। एहसन को शेखुपुरा के ज्यादा रास्ते नहीं पता थे। उसने लोगों से पूछा, कुछ गूगल मैप की मदद से एक अस्पताल पहुंचा। वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने इलाज शुरू तो किया, मगर उनके सवाल सामिया के मुतालिक ये पुलिस केस है वगैरह वगैरह। रिदा का सर चकरा गया। या अल्लाह मदद कर, वो दुआएं करने लगी। शावेज इस्लामाबाद से तब ही निकल चुका था, साथ ही साथ उनसे राब्ते रखे हुए थे। शावेज को कॉल पर डिटेल बताई तो उसने वहाँ के एमएस का नाम पूछा, जो एहसन ने पूछ कर बताया। कुछ ही देर में वहाँ दो डॉक्टर तेजी से आते दिखाई दिए। आप लोग शावेज साहब के रिश्तेदार हैं? रिदा ने जल्दी से कहा, जी। वो सामिया को ऑपरेशन थिएटर ले गए। नर्सें वगैरह सब हरकत में आ गई। कुछ देर बाद एक डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, ब्लड लगाना पड़ेगा, साथ एक दो माइनर सी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप बेफिक्र हो जाए, एक प्राइवेट रूम रेडी किया है और आप वहाँ आराम करें। अभी मैं आपके बैंडेज के लिए किसी को भेजता हूँ। डॉक्टर साहब ने रिदा के माथे का जख्म देखते हुए कहा और चले गए। रिदा ने नम आंखों से मुस्कुरा कर दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया शावेज, तो मुझे मेरे साथ है। हर मुश्किल आसान है जो मेरे साथ है। रूम में आकर वो बैठ गई। एक नर्स माथे पर बैंडेज लगा दी। एहसन रिदा के लिए सैंडविच और चाय लाया तो रिदा की भूख जाग उठी। सुबह से वो अब तक पानी तक न पिया था, ना ही कुछ खाना पीना याद था। उसने एहसन का शुक्रिया किया तो उसने कहा, कैसी बातें करती हो रिदा? हाँ, जो तुम, रिदा बोली, तुमने जो आज हिम्मत दिखाई, मैं बहुत हैरान हूँ और शर्मिंदा भी। काश शकील भाई, अम्मी और अबू भी ऐसी हिम्मत दिखाते। काश एहसन उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तो एक इंसानी जान की मदद करने की कोशिश की, पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से सामी ने अपने किए से ज्यादा सजा पा ली है। काश उसे बाप सब माफ कर दें और फिर से अपना लें। इधर फिक्रमंदी से बोली। एहसन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम एक आइडियल लड़की हो शावेज, बहुत खुशकिस्मत है जिसका तुम नसीब हो। रिदा को कुछ अजीब सा फील हुआ। बात बदलते हुए बोली, शावेज कब तक पहुंचेगा? उसको अभी मजीद 2 घंटे लगने हैं, तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ, ओके। ऐसा अपने चाय लेकर बाहर चला गया और रिदा ने सुकून का सांस लिया और कुर्सी से ही टेक लगाकर सोचने लगी। रिदा और शावेज एक ही घर में पले, ऊपर वाला पोर्शन चाचू का था, जिनका इकलौता बेटा शावेज हसन था, जबकि अब्बू की 3 बेटियां और एक बेटा बिलाल। घर में रौनक ही रिदा की लोगों से थी। चाचू और शावेज का भी दिल नीचे ही लगता, ऊपर तो खामोशी ही हुआ करती थी। शावेज को पैदाइश के बाद कुछ मसाइल की वजह से डॉक्टर्स ने कहा दिया था कि उनके और औलाद नहीं हो सकती, जिसका काम था यह। असमी चची की नेचर ही ऐसी थी कि वो उसका मुंह न लगाती और हमेशा जली कटी सुनाती मूड में रहती। रेदा ने उनके बाद बहुत से नाम रखे हुए थे, अफसोसनाक, हेबतनाक, फूलन देवी वगैरह वगैरह। ये सब ख्यालात चची तक पहुंचते ही भी रहते, जिसकी वजह से रिदा ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। खेलते कूदते का बचपन गुजरा और कब शावे रिदा को ये सब
कुछ ही दिन में सामिया भाभी से रिदा खासी बेतकल्लुफ हो गई। भाभी के बजाय सामी ही कहने लगी। वो रिदा के हम उम्र थी। उसी दौरान वो सारा तूफान भी आया जो सुबह से देख रही थी। काश मैं लाहौर ही ना आती। शायद मेरा अल्लाह मुझे इससे कोई काम लेना था। रिदा ने सोचते आंखें मूंद ली। उसने माथे किसी का वो उठ कर बैठ भी उसका हाथ पकड़ लिया। शावेद से देखकर जितना परेशान हो सकता था हुआ। सूजी हुई आंखें, माथे पर चोट, दुपट्टे से पर जगह जगह खून के धब्बे, होठ सूखे, वो सदियों की बीमार लग रही थी। ये सब क्या है रिदा? उस खबीज के मैं हाथ तोड़ दूंगा जिसने तुम पर हाथ उठाया। शावेद ने जब जेब से रुमाल निकाला उसे पानी से गीला करके इसका चेहरा साफ करना शुरू कर दिया। सामिया कैसी है? वो आईसीयू में है। ठीक है। अच्छा, ऐसा मिला आपको? रिदा ने पूछा। हाँ, उसे वापस भेज दिया मैंने। शावेद ने रुमाल टेबल पर रख दिया। आप चुप चुप हैं। क्या खफा है? मुझे अंदाजा है ये सब बहुत अजीब और मुश्किल है, मगर मैं क्या करती? रिदा बोली। हम शावेद कुर्सी से टेक लगाकर बोला। उसे लगा वो बहुत थका हुआ है। आप बताएं, खफा हो? रिदा फिर बोली। खफा तो बहुत हूं, मगर किसी ने वास्ता देकर बुलाया था तो मैं हम उड़ते उड़ते हुए आए। शावेद शरार देकर बोला तो रिदा झींप गई। शावेद ने फिर आंखें बंद कर ली। शावेद रिदा को पकड़ने पर शावेद से बंद आंखों से भी कहा, जी हुक्म। रिदा बोले। शावेद, आपकी तो काफी पहुंच है, क्या आप इन दरिंदों को नहीं पकड़वा सकते? रिदा की बात पर शावेद गुस्से से उसे देखने लगा। तुम क्यों? चैन है कि नहीं? अजीब तमाशा लगा रखा है तुमने। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह अकेले अपने खाला के घर से निकलने पर तुम्हारी खाला ने कितनी बातें सुनाई हैं? तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? परेशानी से हम सब कितने परेशान हैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? शावेद ने टेबल पर पड़ी मिनरल वाटर की बोतल जोर से दीवार पर मारी। रिदा शावेद की सुर्ख आंखें देखकर डर गई। ऐसा गुस्सा से पहले कभी नहीं आया था। जब बकवास की थी कि वापस लाहौर पहुंचो तो तुम्हें समझ नहीं आई थी ये मुसीबत लेकर आ गई हो मेरे लिए। अम्मी ताया अब्बू उसने सबके इस लड़की को नहीं लाता साथ, मगर तुम्हें तो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह मुझे आजमाना है। कल को किसके भाई ने हमारे खिलाफ कोई केस कर दिया, उसकी बहन को ले गई या उसके बदनामी हमारी दहलीज तक आ गई तो क्या होगा? सोचा है कभी? शावेद बोलता चला गया। क्या कहना है अम्मी को? ताई को जाकर बताओ हम यहाँ अकेले हैं। मेरी अम्मी ने इस बात का इशू भी बनाना है अभी। शावेद दूसरे से बोलता हुआ रुख मोड़कर खड़ा हो गया। एक लड़की जो आवारा है, जिसको उसके अपने ही नहीं रख रहे, उस गंदगी को हम अपने घर ले जाएं। वाह रिदा वाह, अभी इस मुसीबत को कुछ हाल नहीं सोचा जा रहा, ऊपर से मैडम को इस मजलूमा को इंसाफ भी दिलाना है। शावेद बोलता हुआ सलोम को बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। रिदा काफी देर तो सहमी शावेद को देखती रही, फिर उठकर अस्पताल के किसी प्राइवेट रूम से बाहर आ गई और कॉरिडोर के एक बेंच पर बैठकर रोने लगी। उसे शावेद से इस रवैये की उम्मीद न थी। बहुत रोज चुकने के बाद उसने उठकर अंदर आकर देखा। शावेद अंदर बेड पर सो चुका था। वो इतना बेहोश कैसे हो सकता है, उसे पता ही नहीं था। मैं रोई हूँ इतना, इधर सोचते हुए वापस बाहर आई और नर्स से इजाजत लेकर सामिया के पास आ गई। बेड पर लेटे सामिया के माथे, नाक, होंठों सब फटे हुए थे। उसे ड्रिप लगी हुई थी। वो उसके पास बेंच पर बैठ गई। रात के 3 बज रहे थे और नींद का नाम और निशान न था। एक मान टूट जाने की तकलीफ थी जो हर अजियत पर हावी होने लगी। अगली सुबह सामिया काफी बेहतर थी, मगर खामोश थी। बहुत बार रिदा ने बात करने की कोशिश की, मगर वो खाली खाली नजरों से देखती और आंखें बंद कर लेती। नर्स पैगाम लाई को आपको साहब बुला रहे हैं। जी तो चाह टिका कर जवाब देकर नहीं आना, मगर उस वक्त कोई झगड़ा मोल नहीं ले सकती थी। शावेद के पास गई तो वो नाश्ता मंगवा कर उसका वेट कर रहा था। वो चुपचाप बैठ गई, नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, दोपहर तक आऊंगा, फिर चले गए इस्लामाबाद। रिदा ने उसका जवाब देना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया।
ادھر سے زیادہ دیکھ کر پھر رونے لگی. پھر واش روم سے منہ دھو کر آئی اور موبائل سے ادھر پھر غزلوں سے تنگ آ کر کارٹون دیکھنے لگی جس سے وہ کافی بہل گئی. تقریباً 2 بجے کے قریب شاویز آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر دیا. ردا نے پھر جواب نہیں دیا. ردا یہ کپڑے لایا ہوں بدل لو پھر چلتے ہیں گھر. ردا سنا نہیں تم نے؟ اپنا حولیہ دیکھو ایسے نہیں لے کر جانا میں نے تمہیں. ردا نے شاپر پکڑ لیا اور واش روم میں چلی گئی. باہر آئی تو شاویز جانے کے لیے اٹھا. سامیہ کو کیسے لے کر جانا ہے؟ ایمبولینس میں لے کر جانا ہے شاویز. اس کی بات سن کر شاویز واپسی کرسی پر بیٹھا اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا. ردا بیٹھی تو اس کا ہاتھ. سامیہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی. میں نے انتظام کروا دی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے. ایک فیملی ہے جو میرے ایک ملنے والے کے رشتے دار ہیں. ان کی انیکسی میں یہ رہے گی. علاج بھی چلتا رہے گا اور ایک میڈ بھی ہوگی ہر وقت اس کے ساتھ. کم سے کم تب تک جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا. ردا آنکھیں کھولے شاویز کو دیکھے جا رہی تھی. مگر میں ساتھ لے جانا چاہتی ہوں اسے. امی ابو کو سمجھا لوں گی میں. شاویز ردا بولی. جتنی بات کہی ہے اسے سمجھو اور عمل کرو. مشورہ نہیں مانگا میں نے. سامیہ سے مل کر آؤ جب تک میں ڈاکٹر سے مل لوں. شاویز پھر سخت لہجے سے بولا اور باہر چلا گیا. سامیہ کے پاس آ کر وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی. سامیہ سو رہی تھی شاید. کیا غورت کافی دیر تک وہ چھت پر پنکھے کی طرف دیکھتی رہی اور اسے ہوش آ جاتا تھا. اسے کچھ یاد بھی تھا مگر غم اتنا شدید تھا کہ اس کا دماغ جیسے کام نہیں کر رہا تھا. اسے سب یاد آنے لگا تھا. ردا کی مدد بھی جس کی وجہ سے وہ زندہ تھی. نرس نے آ کر اس کا حال پوچھا اور بتایا کہ ردا چلی گئی ہے اور وہ جلد آئے گی ملنے. سامیہ نے چپ چاپ نرس کے ہاتھ سے سوپ پیا اور لیٹ گئی. ذہن ماضی کی طرف رواں دواں تھا. سامیہ کی ہارون سے دوستی فیس بک پر ہوئی تھی. ان دنوں شکیل کا رشتہ آیا. لڑکیا اچھا تھا تو ہاں کر دی گئی. سامیہ نے بہت کام کیا بہت تڑپی مگر اپنے بھائی سے ڈرتی تھی جس کی وجہ سے خاموشی سے ہاں کر دی. جب شادی ہوئی تو ہارون نے ملنے کا کہا. اسلام آباد کے سفر پر شاویز اور ردا چپ تھے. کافی دیر تک دونوں نے کوئی بات نہ کی. ردا چپ چاپ خالی نظروں سے سڑک سے دیکھتی رہی. اسے شاویز کی طرف رویے کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بہت عذاب محسوس ہو رہا تھا. شاویز کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کا مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ ردا کو واپس لانے کے لیے اور سارے معاملات سنبھالنے کے لیے اتنی سختی ضرور تھی. وہ کرنا کہ اسے بار بار ردا کو دیکھ لیتا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. دائرے پڑے ہوئے تھے. بار بار گھر آ کر سب سے مل کر امی اور ابو چاچی کی بات سنتے ہوئے بھی ردا چپ چاپ بیٹھی رہی. شاویز نے اس کو آرام کرنے کا کہا. اس کے روم میں بھجوایا اور خود سب کو مطمئن کرنے لگا. ردا اپنے روم میں آ کر سو گئی. ویسے سوئی کہ 24 گھنٹے گزر گئے وہ نہ اٹھی. سب اٹھانے آئے باری باری مگر پتہ نہیں کیسے تھکاوٹ یا ذہنی حالت کہ اسے کوئی ہوش نہ تھا. وہ ہاں ہو کر کہ پھر سو جاتی اور ابو بہت پریشان تھے. وہ ڈاکٹر کو لائے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بی پی لو ہے.
بہت اور ڈپریشن میں بھی ہے، اس لیے ہوش نہیں کر رہی۔ اسے ڈرپ لگائے کہ انجیکشن لگے، پھر اسے ہوش آنے شروع ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر سب کو دیکھا، سب فکر مند اس کے پاس بیٹھے تھے، ابو، چاچو، امی، بلال، اور دائیں طرف وہ شخص کھڑا تھا جس نے اس کا دل توڑا۔ شاویز پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ پھیر لیا، سب حال پوچھ رہے تھے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھ کر پھر لیٹ گئی، بابا کی طرف دیکھ کر بولی، بابا سامیہ کا پتہ کریں، کیسی ہے وہ؟ بابا سامیہ کیا سوچے گی؟ میں اسے چھوڑ کر آ گئی۔ اس کی سوئی ہوئی اٹکی تھی۔ شاویز کو غصہ کے ساتھ ہنسی بھی آئی، جیسے اس نے منہ پھیر کر چھپایا۔ بیٹا آپ ٹھیک ہو جائیں، ہم دونوں چلیں گے اس کے پاس۔ بابا کی بات پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوش ہو کر بولی، سچ بابا؟ وہ بولی۔ شاویز کی آنکھیں چمک دیکھنے لگی، بالکل میرے بچے، آپ اداس نہ ہو، آپ کے بابا آپ کے ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ردا نے اترا کر شاویز کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، میرے بابا ہیں، مجھے کس کی مدد ضرورت نہیں۔ شاویز بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی امی جو ابھی اندر آئی تھی جل کر بولی، شاویز چلو اپنے پوزیشن میں آؤ، کب کی بلا رہی ہوں تمہیں۔ شاویز اور چاچو جلدی سے چچی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ سب ہنس دیے۔ میں جانتی ہوں موت کے کئی راستے ہیں، جیسے ریل کی پٹری، سمندر، تمہارا بدلا ہوا بے حس لہجہ، مگر زندگی کا ایک ہی راستہ، صبر۔ شاویز ردا کی بول چال بالکل بند تھی۔ سنا تھا شاویز شیخ پورہ اور لاہور گیا ہے۔ جب وہ آیا تو ردا پوچھنا چاہتی تھی، مگر ناراضگی اتنی تھی کہ اسے بات نہ کرنے کا فیصلے پر عمل جاری رکھا۔ چچی نے اس کو بلانا بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اوپر جاتی تھی کبھی کبھی پکا کر یا کسی بہانے سے، تو چچی اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ ردا بہت افسردہ رہنے لگی تھی۔ بابا سے جب وہ کہتی کب جانا ہے، بابا ٹال دیتے۔ ایک بار فون پر سامیہ سے بات ہوئی، پھر ایک دن ابو اور شاویز شیخو پورہ گئے اور رات تک واپس آئے۔ ابو نے بتایا سامیہ بالکل ٹھیک ہے اور جلد ہی ردا کو لے جائیں گے۔ مزید 3 دن بعد، یعنی سامیہ والے واقعے کے 15 دن بعد، ابو، شاویز اور ردا شیخو پورہ جا رہے تھے۔ سامیہ کو بہتر حالت میں دیکھ کر ردا بہت خوش ہوئی، اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ سامیہ کی امی اس کے پاس تھی۔ ردا بہت حیران تھی۔ سامیہ نارمل بات چیت کر رہی تھی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، ورنہ ردا کو خوف تھا کہ وہ ڈپریشن میں نہ چلی جائے۔ شاویز اور ابو اس کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو گئے۔ ردا شاویز کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی کہ حالات ٹھیک کرنے میں شاویز نے محنت کی ہوگی۔ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر بس دارے آ گئی۔ ردا سامیہ کے سارے حالات سننا چاہ رہی تھی۔ واپس آ کر بھی شاویز نے بات نہ کی، جبکہ اسے ردا سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ ردا نے سوچا ایک دن چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ردا ان کا سوپ لے کر پلا رہی تھی اور چچی سے نکمی کام چور کہہ رہی تھی کہ سوپ صحیح نہیں بنا اور پی نہیں رہی تھی۔ ردا سوپ کا پیالہ لے کر سیڑھیوں میں آ بیٹھی اور سوچنے لگی، شاویز کی اب تو وہ بھی بدل گیا ہے اور کیا ہوگا؟ وہ نم آنکھوں سے سوچنے لگا۔ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ پکڑ لیا۔ اسے چونک کر دیکھا تو شاویز مسکرا اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے پاس سیڑھیوں پر ہی بیٹھ کر سوپ پینے لگا۔ ردا نے اٹھ کر جانا چاہا تو اس کا وہ پیالہ سائیڈ پر رکھ کر اپنی انگلی سے اس کی آنکھ کا امی کی عادت ہے، ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا ہمیشہ، جانتی ہو؟ ردا بولی۔ اس کے ساتھ جھٹکا تو اس نے دونوں ہاتھ اور بولا، بس کر دو ردا، بہت ہو گیا، میں اور نہیں دیکھ سکتا تم کو ناراض۔ میں چاہتا تھا سارے معاملات ٹھیک کر کے تمہیں مناؤں تاکہ تم مکمل طور پر پرسکون ہو کر صرف میرا۔ ردا نے حیرت سے دیکھا اور بات سمجھنے کی کوشش کی، پھر غصے سے بولی، مطلب مجھے اس لیے دکھ دیے جا رہے تھے کہ میں سامیہ کے لیے پریشان تھی؟ شاویز نے ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے سر ٹکا کر اسے دیکھا اور بہت فکر سے بولا، صرف پریشان نہیں تھی، تم اس کے لیے مرتے ہوئے بچی۔ اگر تمہیں ہوش نہ آتا تو اس دن اکیلی شیخو پورہ چل پڑی، لوکل وین، پھر رکشے پر سفر، اگر تم دونوں کو ہی کوئی لے جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ اب بھی سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ اس لڑکی کی مدد کرتے کرتے تم کو کچھ ہوتا تو۔ ردا آپ کو میری فکر ہوتی تو ہسپتال میں ایسا رویہ ہوتا آپ کا؟ میں صرف ہمیشہ یہی سوچی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ
घर सब परेशान और अम्मी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर बहुत बहस झगड़ा हुआ। तुम्हारा ये अमल कि तुम अकेली चल पड़ी, तो फिर तुम्हारी फिक्र मैं क्या करता, कैसे कैसे वहम आए मुझे। रिदा को सख्त बहुत मासूम लगा, उसका गुस्सा खत्म हो गया। बोले कैसे कि सब मुझे बताएं, सब मैं मरने वाली हुई हूँ तजस्सुस से। शावेज ने बोला शुरू किया। पहले तो यही इरादा था कि सामया का इलाज करा के हम साइड पर हो जाएंगे, मगर तुम्हारी 2 दिन की बेहोशी से मुझे सीरियस मामले को देखना पड़ा। कुछ दोस्तों से रब्ता किए हुए लाहौर गया। एक दोस्त पुलिस में है, एक दो आदमी आर्मी में। साइबर क्राइम वालों ने बहुत हेल्प की। एहसन से रब्ता किया जिसने शकील और सामया के मोबाइल फ़ोन ला कर दिए, जिससे उन दोनों तक पहुंचने में आसानी हुई। फिर सामया होश में आई तो चीखती चलाती रही। डॉक्टर से परेशान तो मुझे जाना पड़ा, मेरे साथ आए, अबू भी गए। सामया की वालदा और वालिद से मिन्नत से मदद की। बच्ची को वक्त दें, अभी बेशक घर न आए। नेक्सीज में शिफ्ट करा के और हर सूरत देकर मुझे उसी दिन लाहौर आ गया। एहसन साथ मिलकर उन मुजरिमों से मिलकर आया जिनको एक खुफिया मकाम पर रखा गया था। उन लोगों से बहुत सारी हरकतों के सबूत मिले। सामया की वीडियो और पिक्स डिलीट करवाई गई। सामया का नाम सारे मामले से निकल कर बाकी मुकदमात में लड़कों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराई गई। कुछ दिन बाद पता चला सामया नॉर्मल हो गई है तो तुमको साथ लेकर गए। शावेज की चुप होने पर इदा ने बेहद खुश होकर बोली, अरे वाह, तो आते ही मुझे क्यों न मनाया। शावेज ने उसके गाल को इसलिए कि मानो बिल्ली, मुझे खुशखबरी का इंतजार था। रिदा के शावेज ऐसा ने सामया के भाई को मनाना था ताकि सामया इज्जत से माँ बाप के घर रहे। और आज ही उसका फोन आया कि वो ले गया है अपनी बहन को अपने घर। और रिदा जल्दी से बोली, ओ शावेज, और ये कि एहसन सामया से शादी करेगा इद्दत पूरी होने के बाद। रिदा, क्या सच? रिदा की खुशी दीदनी थी और वो बहुत खुश हुई और शुक्रिया करने के लिए बहुत सारे दिन गुजर गए। जिंदगी काम चलते हैं रहे। रिदा शावेज की शादी होगी, वो दोनों बहुत खुश थे। चची की आदत वैसी ही थी, वो उसको तंग करती रहती, मगर उसके पास ऑप्शन था। अपनी माँ के पोषण में जाकर दिल बहला लेती। सामया और एहसन की शादी भी हो गई। एहसन ने उसको अलग घर में रखा। सामया अक्सर मिलने आती। उसको रिदा के घर वाले इतना प्यार मिला कि वो अपना मेका ही समझती थी। जिंदगी में पुरसुकून हो चुकी थी।